नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, भारतीय इतिहास में मुगल काल के अंतर्गत आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं मुगलकालीन सैनिक प्रशासन। मुगलकालीन सैनिक प्रशासन के बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ करूंगा। साथियों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे और ये वीडियो देखकर आपके ज्ञान में वृद्धि हो तो इसे लाइक जरूर किया करें। अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मैं जो वीडियो प्रदर्शित करता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो मुगलकालीन सैनिक प्रशासन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुगल सेना में कौन सी प्रजातियां पाई जाती थीं। तो मुगल सेना जो थी वो निम्न प्रजातियों का मिश्रण थी। ये प्रजातियां जो हैं ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। तो मुगल सेना में कौन सी प्रजातियां थीं? तुर्क थे, मंगोल थे, उज्बेक, अफगान, ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान और मराठा। इन सभी प्रजातियों का मिश्रण थी मुगल सेना। मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तो मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी यदि आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा बादशाह। बादशाह स्वयं होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तीसरी बात आती है कि मुगल सेना का गठन किस पद्धति पर आधारित था। तो देखिए साथियों, मुगल सेना का गठन मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित था। तो दशमलव पद्धति जो है वो किनकी देन है? मंगोलों की। तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर मुगल सेना का गठन किया गया था। बाबर की सेना का गठन मंगोल व तैमूरी परंपरा पर आधारित था। विशेष रूप से मुगल बादशाह बाबर की सेना के संदर्भ में प्रश्न आता है क्योंकि ये मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। तो बाबर की सेना का गठन जो है वो किस पर आधारित था? मंगोल व तैमूरी परंपरा पर आधारित था, क्योंकि बाबर जो थे वो मंगोल व तैमूर वंश के मिश्रित रक्त वाले बादशाह थे। अगला है, मुगल सेना में 4 तरह के सैनिक होते थे। तो 4 तरह के सैनिक होते थे, ये आपको ध्यान में रखना अच्छी तरह। पहले जो है अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक, इनके संदर्भ में प्रश्न आता है। अहदी सैनिक कौन से होते थे? वो सैनिक जो बादशाह के होते थे। तो बादशाह के सैनिक होते थे अहदी सैनिक। ये सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। इनकी भर्ती राज्य की ओर से की जाती थी। इनको वेतन व साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था। और अहदी का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभ्य सिपाही। तो इसके संदर्भ में ये 3-4 पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। अहदी सैनिक कौन होते थे? जो बादशाह के सैनिक होते थे उनको अहदी सैनिक कहा जाता था। सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक होते थे ये, इनकी भर्ती राज्य की ओर से की जाती थी और जो वेतन है वो भी राज्य की ओर से इनको मिलता था। और अहदी का शाब्दिक अर्थ यदि पूछा जाए तो क्या आएगा? सभ्य सिपाही। दूसरे सैनिक जो होते थे उनको कहा जाता था दाखिली सैनिक। ये सैनिक भी बादशाह की ओर से भर्ती किए जाते थे, किंतु इन्हें मनसबदारों के नियंत्रण में रखा जाता था। तो बादशाह की ओर से ही दाखिली सैनिकों की भी भर्ती की जाती थी, अहदी की भर्ती भी बादशाह की ओर से ही की जाती थी, किंतु दाखिली जो सैनिक होते थे इन्हें मनसबदारों के नियंत्रण में रखा जाता था। अगले वीडियो में मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। और दाखिली सैनिकों को जो वेतन है वो भी मनसबदारों की ओर से ही मिलता था। अब देखिए, दाखिली सैनिक जो होते थे वे सैनिक जिनके घोड़े पर सरकारी दाग लगाया जाता था, वो कौन से होते थे? दाखिली सैनिक। और सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक कौन से होते थे? अहदी सैनिक। तीसरे होते थे मनसबदार के सैनिक और चौथे थे अधीनस्थ राजाओं के सैनिक। तो ये मुगल सेना में 4 तरह के सैनिक होते थे, अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा मनसबदार के सैनिक, जो मनसबदारों के द्वारा ही भर्ती किए जाते थे और इनको वेतन भी मनसबदार के द्वारा ही दिया जाता था। और अधीनस्थ राजाओं के जो सैनिक थे उनकी भर्ती अधीनस्थ राजा स्वयं करते थे और इनके वेतन
और साजो सामान की व्यवस्था भी अधीनस्थ राजा ही करते थे। अगला है, मुगल काल में पैदल सेना में दो तरह के सैनिक होते थे। तो देखिए साथियों, पैदल सेना में दो तरह के जो सैनिक होते थे, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो आ जाता है एहसाम सैनिक और एक या फिर आ जाता है सेहबंदी सैनिक। तो सबसे पहली बात तो एहसाम और सेहबंदी सैनिक किस वर्ग में आते हैं? पैदल सेना के वर्ग में। एहसाम सैनिक कौन से होते थे? वे सैनिक जो बंदूक तथा तलवार चलाने में निपुण होते थे। तो बंदूक और तलवार चलाने में जो निपुण होते थे सैनिक, वो क्या कहलाते थे? एहसाम सैनिक। और दूसरे थे सेहबंदी सैनिक। ये कौन से सैनिक होते थे? ये सैनिक अस्थायी रूप से लिए जाते थे, मतलब टेम्परेरी इनकी भर्ती की जाती थी, ये स्थायी नहीं होते थे तथा ये माल गुजारी वसूल करने में मदद करते थे। तो एहसाम सैनिक तो हो गए वे सैनिक जो बंदूक और तलवार चलाने में निपुण होते थे, और सेहबंदी सैनिक कौन से हो गए? वे सैनिक जो अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते थे और इनका कार्य क्या था? माल गुजारी वसूल करने में मदद करना। इसी तरह से देखिए, पैदल सेना के अलावा मुगल काल में घुड़सवार सेना में भी दो प्रकार के सैनिक होते थे। तो घुड़सवार सेना में कौन से दो प्रकार के सैनिक होते थे? एक होते थे बारगीर और एक होते थे सिलेदार। अब कौन से घुड़सवार सैनिक बारगीर कहलाते थे और कौन से सिलेदार कहलाते थे, ये आपको विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। अब देखिए, पहले हैं सिलेदार। सिलेदार कौन होते थे? इन्हें घोड़ों व साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। इनका वेतन बारगीर से ज्यादा होता था, मतलब वो घुड़सवार सैनिक जिन्हें घोड़े और अन्य सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी, और इनका जो वेतन होता था वो बारगीर सैनिकों से ज्यादा होता था। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है सिलेदार के संदर्भ में। दूसरे थे घुड़सवार सैनिक, कहलाते थे बारगीर। बारगीर कौन होते थे? वो सैनिक जिनको घोड़े तथा साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था। तो इनको जो सिलेदार होते थे, ये तो अपने स्वयं के घोड़े की व्यवस्था करते थे, साजो सामान की व्यवस्था करते थे, तो जाहिर सी बात है राज्य की ओर से इनको वेतन ज्यादा मिलता था। और बारगीर जो थे वो घुड़सवार सैनिक थे जिनके घोड़े और साजो सामान की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। इनका जो वेतन होता था बारगीर घुड़सवार सैनिकों का, ये सिलेदार से कम होता था। अब देखिए अगली बात है, घोड़ों की संख्या के अनुसार घुड़सवारों के प्रकार। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, दू अस्पा क्या है, सिंह अस्पा क्या है, यक अस्पा किसे कहा जाता है और निम्न अस्पा किसे कहा जाता है। तो घोड़ों की संख्या के अनुसार घुड़सवारों के प्रकार हैं 4। सबसे पहले हैं दू अस्पा। दू अस्पा कौन होता था? वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे। 2 घोड़े वाला घुड़सवार कहलाता था दू अस्पा। इसी तरह से 3 घोड़े वाला घुड़सवार क्या कहलाता था? सिंह अस्पा। और वह घुड़सवार जिसके पास केवल 1 घोड़ा होता था, 1 घोड़ा होता था, वो घुड़सवार कहलाता था यक अस्पा। और 2 सैनिकों के बीच 1 घोड़ा होता था, उसको कहा जाता था निम्न अस्पा। तो इनकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। जिनके पास 2 घोड़े होते थे वो दू अस्पा हो गया, जिनके पास 3 घोड़े होते थे वो सिंह अस्पा हो गया, जिसके पास केवल 1 घोड़ा होता था वो हो गया यक अस्पा, और 2 सैनिकों के बीच यदि 1 घोड़ा होता था तो उसको कहा जाता था निम्न अस्पा। अगला है, प्रश्न आता है मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठ विभाग। तो मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठ विभाग आप बताएंगे तोपखाना। और तोपखाना जो विभाग था ये किसके अधीन था? ये था मीर आतिश के अधीन। तो तोपखाना विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था? वो होता था मीर आतिश। और मुगल तोपखाने की शुरुआत करने वाला बादशाह कौन था? मुगल तोपखाने की शुरुआत की थी मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में मुगलों ने 1519 में भेरा के किले को जीतने में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। तो यह प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग जो है वो मुगलों ने कब किया था? तो 1519 में किया था, भेरा के किले को जीतने में। और किस बादशाह ने? बाबर ने किया था। अब देखिए, बाबर ने 2 तोपचियों की मदद से तोपखाना तैयार किया था, और ये दोनों तुर्की तोपची थे। तो वो कौन से 2 तोपची थे जिनकी सहायता से बाबर ने तोपखाना तैयार किया था? तो वो था उस्ताद अली और मुस्तफा अली।
उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, इन तोपचियों की मदद से बाबर ने तोपखाना तैयार किया था। अब देखिए बात थोड़ी सी तोपों की कर लेते हैं। प्रश्न आ जाता है मुगल काल में भारी तोपों को क्या कहा जाता था और जो हल्की तोपें होती थी उनको क्या कहा जाता था। तो देखिए अच्छी तरह आप, भारी तोपों को जो है वो कहा जाता था जिंसी, जिंसी कहा जाता था भारी तोपों को, और हल्की तोपों को क्या कहा जाता था, दस्ती। तो जिंसी तो हो गई भारी तोपें और दस्ती हो गई हल्की तोपें। अब देखिए अकबर ने युद्ध में उपयोग की दृष्टि से हल्की तोपें बनवाई। तो मुगल बादशाह अकबर ने जो है युद्ध में उपयोग की दृष्टि से हल्की तोपें बनवाई, और ये जो तोपें थी ये ऊंट और हाथी पर लाद कर ले जाई जा सकती थी। मतलब इतनी हल्की तोपें जो हैं अकबर ने युद्ध के प्रयोग की दृष्टि से बनाई थी, जिन्हें ऊंटों और हाथी पर लाद कर ले जाया जा सकता था युद्ध भूमि तक। जैसे देखो कौन सी हल्की तोपें बनवाई थी अकबर ने, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है गजनाल, एक है शतुरनाल और एक है नारनाल। इन तीनों को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो गजनाल कौन सी तोपें होती थी, हल्की तोपें, हाथी की पीठ पर लाद कर ले जाई जाने वाली तोपखाना। तो हाथी की पीठ पर लाद कर ले जाया जाने वाला तोपखाना क्या कहलाता था, गजनाल। तो गज माने हाथी, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा है शतुरनाल, ऊंटों की पीठ पर ले जाया जाने वाला तोपखाना। तो ऊंटों की पीठ पर ले जाया जाने वाला तोपखाना क्या कहलाता था, शतुरनाल। और तीसरा है नारनाल। नार जो शब्द है ये नर के नाम से आ गया, व्यक्ति मनुष्य के नाम से। लोगों की पीठ पर ले जाया जाने वाला तोपखाना, तो लोगों की पीठ पर ले जाया जाने वाला तोपखाना क्या कहलाता था, नारनाल। तो गजनाल हाथी की पीठ पर ले जाया जाने वाला तोपखाना, शतुरनाल ऊंटों की पीठ पर ले जाया जाने वाला तोपखाना, और नारनाल लोगों की पीठ पर ले जाया जाने वाला तोपखाना। तो ये था साथियों मुगल कालीन सैनिक प्रशासन। तो ये जो 10 बिंदु मैंने आपके बीच प्रस्तुत किए हैं, ये 10 बिंदु आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। हर प्रतियोगी परीक्षा में मुगल काल सामान्य ज्ञान में निश्चित रूप से पूछा जाता है, और सैनिक प्रशासन से संबंधित प्रश्न इससे बाहर नहीं बनेगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपके बीच लेकर आऊंगा इसी का अगला टॉपिक, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हर परीक्षा की दृष्टि से। और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रिट सामाजिक ज्ञान आपका विषय है, सेकंड ग्रेड में सामाजिक ज्ञान इतिहास से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से इन टॉपिकों में से पूछे जाते हैं जो मैं वीडियो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड इतिहास से व्याख्याता बनने का स्वप्न देख रहे हैं, तो ये स्वप्न आपका साकार निश्चित रूप से हो सकता है यदि आप जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब के हर वीडियो को देखें जो इतिहास से संबंधित है। इतिहास से संबंधित जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं। आप उन वीडियो को देखकर निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड इतिहास व्याख्याता बन सकते हैं। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहें तो जीके सिलेक्शन पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। आप अधिक से अधिक संख्या में उस ग्रुप से जुड़कर मेरे वीडियो को हर बुधवार तथा शनिवार को जो मैं प्रस्तुत करता हूं सुबह 9 बजे उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।